हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब कुछ अच्छा होगा। वेलकम टू एडुग्राम लर्निंग। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग के सारे टॉपिक्स को डील किया था। आज के इस टॉपिक में आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है प्लानिंग का, जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, हम लोगों ने मैनेजमेंट में प्रोसेस पढ़ा। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 क्या है? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब इस मैनेजमेंट के फंक्शंस के दूसरा फंक्शन अपने आप में एक चैप्टर है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैं वर्ड ऑर्गेनाइजिंग की बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। इट्स ऑब्वियसली यहां भी हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने की बात करेंगे, राइट। तो हम लोग आइए ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है ऑर्गेनाइजिंग है क्या। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग करते क्या? तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग सबसे पहले वेरियस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई एंड ग्रुप वेरियस एक्टिविटीज। आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो काम करने हैं, जो जो एक्टिविटीज हैं, उस एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न शुरू कर रहा हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कौन कौन से एक्टिविटीज होंगे? रॉ मटेरियल्स लाना, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, एडवर्टाइजमेंट का काम होगा, बहुत सारे वर्क होंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे। तो हमें सारे एक्टिविटीज को क्या करना है जी? आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उनको ग्रुप करना है। सिमिलर एक्टिविटीज, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिविटीज होंगे, उनको एक ग्रुप में क्या करना है जी? डालना है। समझ में आ रही बात? देखिएगा और समझिएगा बच्चों, सब लोग ध्यान से इधर। ये क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज। आप अपने वेरियस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका ग्रुप करेंगे into jobs and then subgroup the jobs into section and departments into a single units। सबसे पहले उसको जॉब, अलग अलग जॉब, देन एक ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे, और उसके बाद जो है एक सेक्शन और डिपार्टमेंट बनाएंगे। समझिएगा पूरा प्रोसेस को। सबसे पहले हम लोग एक एक जॉब को आइडेंटिफाई करेंगे। एक एक कई जॉब मिलकर के जो है क्या बनेगा जी? सब सेक्शन बनेगा, और कई सब सेक्शन मिलकर क्या बनेगा जी? एक डिपार्टमेंट बनेगा। समझ में आ रही बात? ये काम करेंगे हम लोग फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्या के लिए? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने प्लानिंग में सेट करी होगी, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये काम किया जाएगा। फिर से एक बार करते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कहां पे? प्लानिंग के अंदर। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रुप कर रहे हैं डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर है पॉइंट? होप सो ये समझ में आ गया होगा। और ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ये सब कुछ किया जाता है स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, और इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना है। आइए अब इसका हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है? ध्यान देखिए, आइडेंटिफिकेशंस एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आपको अपने वर्क को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जो सिमिलर नेचर के होंगे वो एक डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो सिमिलर नेचर के होंगे जो अगले डिपार्टमेंट में जाएंगे। मान लो मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज, जितने भी वर्क होंगे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आए। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज और वर्क होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आए। समझ में आ रही बात? अब जो है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद
हर जो जॉब हम लोग असाइन करेंगे उस जॉब को एक पर्सन को असाइन करेंगे। जैसे मान लो हमने एक किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जॉब, या फिर किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने का जॉब। तो प्रोडक्शन करने का जो जॉब है वो जॉब किसी न किसी पर्सन को असाइन किया जाएगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब। असाइनमेंट करने से क्या होगा कि अब हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं उस पार्टिकुलर जॉब के लिए। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ये भी हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं कि कौन आपका सीनियर है, कौन आपका जूनियर है, किसको रिपोर्ट करना है और किसको ऑर्डर देना है। इसका रिलेशनशिप भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, एस्टैब्लिश करते हैं इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर। होप सो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। क्या है, फिर से बात करते हैं। सबसे पहले पूरे वर्क को डिवाइड कर दीजिए स्मॉलर जॉब के अंदर। उसके बाद सारे जॉब को, सिमिलर नेचर के जॉब को एक डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। उस डिपार्टमेंट में डालने के बाद जो है हर एक जॉब पे एक पर्सन को असाइन कर दीजिए, और कौन सीनियर है और कौन जूनियर है, किसको ऑर्डर देना है और किससे ऑर्डर लेना है, ये बातों का जो है एक आप एस्टैब्लिश, जिसको बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एस्टैब्लिश कर दीजिए। आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए अब बात करते हैं, हम लोग एक एक की बात करेंगे, एक एक जो हमारा है उसके बारे में हम लोग बात करें। आइए, सबसे पहला मैंने कहा आपको दैट आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। एक इंडिविजुअल जो है हर काम को नहीं कर सकता है। एक ही इंडिविजुअल पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं चला सकता है। एक ही इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के हर एक एक्टिविटीज को नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि वर्क को जो है स्मॉलर जॉब में डिवाइड करना क्या है, जरूरी। अगर आप वर्क को स्मॉलर जॉब में डिवाइड नहीं करेंगे, होल ऑफ द वर्क को स्मॉलर जॉब में डिवाइड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हो रहा है कि होल ऑफ द वर्क किसी एक पर्सन को देंगे। नहीं, ऐसा करके कभी भी आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, therefore work is divided into smaller part called job। वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब बोलते हैं, राइट। अब क्या है, जैसे देखिएगा, समझिएगा इसका बात, सेल का काम, परचेज का काम, ठीक है जी, वर्क कैन बी सीन बाय द मैनेजर वर्कर्स, प्रोडक्शन का काम, ये सब कुछ जो है हम लोग करेंगे। प्रोडक्शन के काम को अलग, सेल के काम को अलग, परचेज के काम को अलग। इससे क्या होगा कि अगर वो काम को वो बंदा लगातार एक ही आदमी वो करता रहेगा तो वो एक चीज अचीव करेगा, एक स्पेशलाइजेशन। क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। वो उस काम में क्या बन जाएगा जी, स्पेशलाइज्ड बन जाएगा। समझ में आ रही बात? होप सो दोस्तों ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं जी हम लोग, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब सिमिलर नेचर के जो जॉब होंगे, सिमिलर नेचर के जो एक्टिविटीज होंगे, उनको हम लोग ग्रुप टुगेदर करेंगे एक डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। जैसे मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर एडवर्टाइजमेंट का काम, सेल्स प्रमोशन का काम, पर्सनल सेलिंग का काम, ये सब कुछ किसके अंदर आएगा जी, ये सब कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। ये जो है ना आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब क्या है, स्मॉलर जॉब है। और उस स्मॉलर जॉब सब जो है सेल्स से रिलेटेड है। उसका नेचर जो है उसका क्या है, एक ही है, क्या, मार्केटिंग को लेकर के। तो हम लोग इसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर देंगे जी, डाल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं। हम अपने स्मॉलर जॉब को, सिमिलर जॉब को एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं जी, डाल। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद हर एक जॉब, डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन, डिफाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब डिफरेंट जॉब पोजीशंस पे वर्क को डिफाइन करेंगे कि उस जॉब में एक्चुअली में कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना है, कौन से क्वालिटीज के बंदे हमें चाहिए, कौन से नॉलेज के बंदे हमें चाहिए, कौन सा स्किल का आदमी हमें वहां पे चाहिए। इस चीज को आप डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद जो है उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन आर प्रिपेयर्ड एंड शोइंग टाइप्स ऑफ कंपीटेंस रिक्वायर्ड। आप वहां पे कैसे कंपीटेंट पर्सन चाहिए, क्या आपको कम एज वाले लोग चाहिए या एक्सपीरियंस लोग चाहिए उस जॉब के लिए, या एजुकेशंस में उसका क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, स्किल्स में उसके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। एग्जांपल में लीजिएगा, अगर मान लो किसी को प्रोडक्शन के लिए हम रख रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए जी, स्किल्ड होना चाहिए।
अगर किसी को हम लोग जो है सेल्स प्रमोशन में रख रहे हैं तो उसके पास जो है मार्केटिंग का या कम्युनिकेशन का स्किल होना बहुत क्या है जरूरी है। तो जो जॉब को हम लोग असाइन करेंगे, जिस जॉब को किसी पर्सन को उस काम को करने के लिए लगाएंगे, उस पर्सन को हम लोग जो है एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और स्किल के बेसिस पे क्या करेंगे जी, काम को असाइन करेंगे। क्लियर है पॉइंट? होप सो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है जी? चलो अब हम लोग बात करते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये क्या होता है? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मींस हु विल वर्क अंडर हुम, कौन किसके अंडर काम करेगा, और हु विल गेट ऑर्डर फ्रॉम हुम, कौन जो है किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, एंड क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कौन सुपीरियर होगा और कौन क्या होगा जी, सबऑर्डिनेट होगा। इस बात को थोड़ा समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग का काम के लिए हम लोग जो है कुछ करने वाले हैं, राइट? ये हमने एक जॉब स्पेसिफाई किया, मार्केटिंग करना है। मान लो कोई एक प्रोडक्ट है ए, उसकी मार्केटिंग करनी है। अब जो है इसके अंदर जो है कि आखिरकार ये मार्केटिंग को हेड कौन करेगा, राइट? आई मीन जो ये होगा वो कौन होगा, बॉस होगा। उसके अंदर क्या होंगे जी, सबऑर्डिनेट्स होंगे, दो लोग और होंगे, ठीक है जी। इसको बोलते हैं जी हम लोग क्या करना जी, वर्किंग रिलेशनशिप, या आप कह सकते हैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। इसके अंदर भी मान लो एक पर्सन काम कर रहा है, इसके अंदर भी एक पर्सन काम कर रहा है। What we are doing? We are doing the establishing reporting relationship। मतलब ये बंदा जो है बी जो है किसका, ए का क्या है जी, जूनियर, और ए जो है किसका, ए जो है यहाँ पे सी का जूनियर, और सी जो है वो क्या है, बॉस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है बी से ऑर्डर रिसीव करेगा, और ए जो है सी से ऑर्डर रिसीव करेगा और बी को ऑर्डर देगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, who will work under whom and who will get order from whom, कौन पर्सन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा और किसको ऑर्डर देगा। इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना बोलते हैं। होप सो ये बातें समझ में आ गई होगी। अब अगला स्टेप पे बढ़ते हैं जी। अब देखिए, अब जो है हमारा, हम लोगों ने ये प्रोसेस का काम कर लिया जी। ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन हो गया, डिपार्टमेंटेशन हो गया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो गया, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हो गया, ये सारे काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का काम करते क्यों, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या एडवांटेज? अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजिंग का एडवांटेज का, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो सबसे पहले जो फायदा होगा कि आप उस चीज में क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशंस आ जाएंगे। सर क्या बात करें, स्पेशलाइजेशन कैसे आ जाएगा? आ जाएगा ना बच्चे। आप सोचो ना, एक एक जॉब को हमने डिवाइड किया है और एक एक जॉब पे एक एक पर्सन को लगाया है। वो पर्सन उसी जॉब को बार बार डेली बेसिस पे करेगा, तो ऑब्वियसली उस जॉब में क्या हो जाएगा जी, असाइन हो जाएगा। सोचिए, आप बाइक चलाते हो, आप जब पहली बार बाइक चलाते हो आप उतना एक्सपीरियंस स्पेशलाइज नहीं होते हो, लेकिन आप वही काम बार बार डेली करते हो, आप उसमें क्या हो जाते हो जी, स्पेशलाइज हो जाते हो, राइट? अब पबजी खेलते हो, इनिशियल्स में आप पबजी खेलते हो तो क्या होगा, आप स्पेशलाइज नहीं होते हो, धीरे धीरे आप पबजी खेलते जाते हो और फिर आप उसमें चीजें क्या बन जाते हो, स्पेशलाइज बन जाते हो। बताओ होता है कि नहीं होता है? डेली चिकन डिनर आप लोगों को मिलने लगता है, हाँ? तो क्या है, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि पबजी खेलना है, मैं पबजी खेलने नहीं बोल रहा हूँ कि पबजी खेलो, राइट? बट पबजी टाइम वेस्ट है यार, पूरी की पूरी टाइम वेस्ट है, ठीक है? तो पबजी खेलने मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो काम को आप बार बार करते हैं, वो काम जो है आप उस काम में स्पेशलाइज बन जाते हैं। और सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लोग स्पेशलाइज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशंस वाला फैक्टर जो है इन कर जाएगा, स्पेशलाइजेशंस आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? होप सो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात क्या है, अगर हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना हो, वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है जी, आसान हो जाता है। हम लोग आगे देखेंगे। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाता है। ग्रोथ ऑफ पर्सनल, हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज, मेन मटेरियल, मशीन्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हैं। और अडैप्शन टू चेंजेस, अगर कोई भी चेंजेस अडैप्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग आसानी से उस चेंजेस को क्या कर लेते हैं जी, अडैप्ट कर लेते हैं।
These are the benefits of specialization. These are the benefit of organizing. जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा. क्लियर है पॉइंट? होप सो. आगे बढ़ते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा. अब एक एक पॉइंट्स को हम लोग बात करते हैं. सबसे पहला बात, स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा. एक सवाल है, आपने सवाल पूछा सर एक बात बताओ. मैंने बोला हाँ बच्चे बताइए क्या बात है. सर स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा, फिर से बताओ सर, डिटेल में बताओ. आ जाओ बच्चे देखते हैं. एवरी पर्सन परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क. हर एक पर्सन जो है एक पार्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि इनिशियल में ही हमने क्या किया, जॉब को आइडेंटिफाई किया, वर्क को आइडेंटिफाई किया, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया और उस जॉब को हमने एक पर्सन को असाइन कर दिया. अब वो पर्सन उस जॉब को डेली बेसिस पे करेगा, हमेशा उसी जॉब को करेगा और दूसरी जॉब को नहीं करेगा. अगर वो बार बार उस जॉब को करते रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, वो every person perform a particular job task. Repetitive performance of a particular task give a experience. जब एक पार्टिकुलर टास्क को आप रिपीटेडली बार बार करेंगे तो आपको क्या होगा जी, एक्सपीरियंस आएगा. राइट, आपको क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा. आप उस चीज में एक्सपीरियंस हो जाएगा. समझ में आ रही बात. फिर उसके बाद है इन दैट एरियाज लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. इससे क्या आएगा, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा. वो उस काम को करने के लिए, उस टास्क को करने के लिए, उस जॉब को करने के लिए क्या बन जाएगा जी, स्पेशलाइज्ड बन जाएगा. राइट, अब आगे बात करते हैं. जब ये स्पेशलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप पहला फायदा आपको मिल गया कि स्पेशलाइज्ड हो गया, उसके बाद एक चीज और फायदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है, वो है एक्सपेंशन और ग्रोथ. ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कैसे आसान हो जाएगा, इस बात को थोड़ा हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स. आइए देखिए, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस. अब अगर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर स्ट्रक्चर तैयार है, जैसे मान लो ये होल ऑफ द वर्क है, समझिए इस बात को, ये होल ऑफ द वर्क है, उसका हमने स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है. अगर हमें कोई नए स्ट्रक्चर को ऐड करना है तो हमें दिक्कत नहीं होगी. आराम से हम लोग मान लो एक और डिपार्टमेंट बनाना है, बना लिया, चलो सर क्या बात करो सर, एक और बना दो, ये लो बना लिया, एक और बना दो सर, ये बना दिया. इसका मतलब क्या हो रहा है जी, दीज आर द एक्सपेंशन. आप एक्सपेंशन बड़े आसानी से कर पा रहे हैं. जब भी आपको जरूरत होगा कि नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं, एक नए जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो आपको अदर किसी भी जॉब्स को, अदर किसी भी डिपार्टमेंट्स को, आपको प्रॉब्लम डिपार्टमेंट को आपको जो है डिफरेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. अदर जो चीजें हैं उसको जो है चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. आसानी से आप वो चीजें जो है ऐड ऑन कर सकते हैं. इसीलिए कह सकते हैं कि एक्सपेंशन क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा. दूसरी बात देखिए, मैंने कहा ना, आप नए डिपार्टमेंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, एम्प्लॉय ऐड ऑन कर सकते हैं, कई नए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन, ग्रोथ, दिस विल बिकम द इजी, टू इजी. ठीक है जी, तो आप आसानी से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर पाएंगे. आगे बात करते हैं. एक बात है जी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग करने से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आसान होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इफेक्टिव होगा, इस बारे में देखते हैं. देखिए, प्रोवाइड क्लियर पिक्चर. जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस का ऑर्गेनाइजिंग कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट बांट देंगे, सब डिपार्टमेंट बांट देंगे, जॉब में बांट देंगे, तो आपको क्लियर पिक्चर होगा कौन पर्संस को कौन सा काम करना है, कौन सी एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है, कौन सा जॉब कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, उसको कौन हेड कर रहा है. राइट, इससे क्या होगा, ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज रिड्यूस, ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजन एंड ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन. इससे क्या होगा, अगर सब कुछ डिसाइडेड है कि वो पर्सन जो है इस जॉब को करेगा, वो जो जॉब है इस डिपार्टमेंट के अंदर है और इस डिपार्टमेंट को एक पर्सन हेड कर रहा है, इससे क्या होगा कि कभी भी जो है ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा या कोई काम जो है छूटेगा नहीं. इससे क्या होगा कि आप आसानी से, कोई कंफ्यूजन का जो है वहां पे शीन नहीं रहेगा. इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशियंसी लेकर के आएगा. आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए. तो ये फायदा है यहाँ पे कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा. होप सो ये क्लियर हो गया होगा जी. आगे बढ़ते हैं. अब ग्रोथ ऑफ पर्सनल्स. अब क्या है ना, ध्यान से देखिएगा, डेलीगेशन. यहां पे जब ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो एक डेलीगेशन है. इसमें क्या हो रहा है
कि हम जो है अपने वर्क को नीचे वाले लोगों को क्या कर रहे हैं जी, डेलीगेट कर रहे हैं। डेलीगेट करने का मतलब क्या हो गया, रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ मैनेजर्स बाय असाइनिंग रूटीन। अब रूटीन वर्क जो होता है वो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को असाइन कर देते हैं, ठीक है जी, टू देयर सबऑर्डिनेट्स। इससे क्या होगा कि वो पर्सन जो काम कर रहा है टॉप लेवल पे, जो काम कर रहा है, जो सीनियर है, उसका वर्कलोड रिड्यूस होगा और जूनियर को क्या फायदा होगा कि वो उस काम को करते करते वो काम में उसका डेवलपमेंट होगा, वो काम वो सीख जाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि उसका पर्सनल ग्रोथ भी होगा। जो पर्सन्स को वर्क डेलीगेट किया जाएगा, जो पर्सन्स को जॉब असाइन किया जाएगा, वो जो है वो जॉब को करने में क्या हो जाएगा, उस जॉब को सीख लेगा और वो कह सकते हैं कि उसका पर्सनल ग्रोथ भी वहां पे होगा। तो ये फायदा भी होगा जी। क्लियर है पॉइंट? होप सो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आखिर ये ऑर्गेनाइजिंग करने से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है, इस बात को थोड़ा हम लोग समझते हैं। आइए, अगर जॉब जो है आपका वेल डिफाइंड है, ईच एम्प्लॉई इस बात को जान रहा है कि उसे क्या करना है, अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पता है, तो क्या होगा कि वहां पे कभी भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं, और दूसरा कोई भी एम्प्लॉय खाली बैठा हुआ नहीं, या कोई भी एम्प्लॉय पे ओवरबर्डन ऑफ वर्क नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि आप अपने मेन मटेरियल्स और मशीन का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई भी मशीन खाली बैठा हुआ नहीं रहेगा, कोई भी मेन खाली बैठा हुआ नहीं रहेगा, आई मीन एम्प्लॉय खाली बैठा हुआ नहीं रहेगा। आपका रॉ मटेरियल जो है वो बर्बाद नहीं होगा, आपका जो है मशीन का टाइम जो है वो बर्बाद नहीं होगा, किसी पर्सन जो है उसका टाइम, मेन आवर्स जो है बर्बाद नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ला सकते हैं। समझिए इस बात को, ऑर्गेनाइजेशंस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला क्या है, मेन, मटेरियल और मशीन, ये तीन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन, अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग नहीं करता हूं, मैं सिचुएशन बनाता हूं जहां पे ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग नहीं है इसका मतलब क्या है, क्लियरली किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली में करना क्या है। तो क्या होगा कि वो पर्सन कभी कभी क्या रहेगा जी, बैठा हुआ रहेगा, खाली बैठा हुआ रहेगा। तो क्या होगा जी, वहां पे ये प्रॉब्लम अराइज होगी और वहां पे रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, राइट। अब मशीन है, अगर आदमी खाली बैठा हुआ है तो मशीन भी खाली बैठा हुआ रहेगा, तो ऑब्वियसली जो है हम मशीन आवर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर जो है मटेरियल्स का भी वेस्टेज होगा, कुछ चीजें पड़ी हुई है, कुछ चीजें बेकार पड़ी हुई है, खराब हो गई। तो हम लोग सारे जो है ऑर्गेनाइजिंग करने की वजह से हम लोग मेन मटेरियल्स और मशीन को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं, कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो है रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस में क्या करता है जी, हेल्प करता है। समझ में आ रही बात? रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में क्या करता है जी, हेल्प करता है। होप सो ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए एक बात और है, दैट इज अडैप्शन टू चेंजेस। ये अडैप्शन टू चेंजेस क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई चेंजेस होता है तो उस चेंजेस को अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो चेंजेस को अडॉप्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि एम्प्लॉय जो है इस बात को रेसिस्ट करते हैं, राइट। व्हेन एनी एम्प्लॉय रिटायर्स और क्विट, अगर कोई भी एम्प्लॉय रिटायर होता है या जॉब छोड़ करके जाता है तो हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हमारा सिर्फ वो जॉब डिस्टर्ब होगा जिस जॉब पे वो पर्सन काम कर रहा है। और मेरे पास फायदा ये है कि उस पर्सन अगर क्विट करके जाता है या रिटायर होता है तो उस जॉब पे हम दूसरे पर्सन को ला करके क्या कर सकते हैं जी, बिठा सकते हैं। पूरा ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब किए बिना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना हम आसानी से कोई भी चेंजेस को आसानी से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अगर कोई भी मान लो जैसे कि क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ही बंदा हर काम को संभाल रहा है और वो बंदा अगर क्विट करके चला जाता है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाता है। बट यहाँ पे हम किसी पर्सन को होल ऑफ द वर्क नहीं दे रहे हैं, एक पर्सन को एक ही हमने काम दिया है और सिर्फ उसी काम के लिए या उसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है। तो अगर वो पर्सन क्विट करके जाता है या अगर वो पर्सन रिटायर होता है तो
आसानी से हम लोग नीचे के पर्सन को ऊपर प्रमोट कर सकते हैं या बाहर से कोई पर्सन ला करके आसानी से वहां पे फिट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ चेंजेस को अडॉप्ट करना क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा, राइट। आगे देखिएगा, when any employee retire or quit, it is easy for a new employee to adjust quickly because job profile are clearly defined। अब नए एम्प्लॉय को अगर हम हायर करें तो नए एम्प्लॉय को पता है कि आखिरकार मैं किस काम के लिए हायर हो रहा हूं। समझिएगा इस बात को, थोड़े एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। देखिए, अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, अलग अलग मैं जॉब की बात कर रहा हूं। ये जॉब है जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, राइट, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4 और जॉब नंबर 5। अब मान लीजिए जॉब नंबर 3 को जो काम करने वाला बंदा था वो उसने कहा कि मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूं। ठीक है जी, वो नौकरी को छोड़ रहा है, क्विट कर रहा है। अब क्या होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहा है इस चेंजेस को हम आसानी से क्या कर सकते हैं जी, अडॉप्ट कर सकते हैं, आसानी से इस चेंजेस को डील कर सकते हैं। क्यों, कैसे डील कर सकते हैं, हम लोग एक नए एम्प्लॉय, एक न्यू एम्प्लॉय को क्या करेंगे जी, हायर करेंगे और न्यू एम्प्लॉय को ला करके इस पे क्या कर देंगे जी, बिठा देंगे। इसका मतलब हमने न जॉब नंबर 5 को डिस्टर्ब किया, न जॉब नंबर 4 को डिस्टर्ब किया, न जॉब नंबर 2 को डिस्टर्ब किया, न जॉब नंबर 1 को डिस्टर्ब किया, हमने सिर्फ जॉब नंबर 3 को डिस्टर्ब किया। जॉब नंबर 3 पे नए लोगों को बैठा दिया और नए लोगों को ये बात पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे जॉब क्लियरली क्या है जी, डिफाइंड है, राइट। तो जॉब क्लियरली डिफाइंड है तो आसानी से उस जॉब पे आकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा और आसानी से काम हमारा क्या हो जाएगा जी, प्रोसीड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमने ये सारे जो है इंपॉर्टेंस हम लोगों ने कर लिए। इंपॉर्टेंस कौन कौन सा था, स्पेशलाइजेशन, मैंने कहा बार बार काम करिएगा, स्पेशलाइज हो जाइएगा। एक्सपेंशन ग्रोथ क्या होगा, आराम से नए डिपार्टमेंट्स, नए जॉब्स को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है, कौन कौन से काम के लिए रिस्पांसिबल है, कौन पर्सन जो है कौन काम को कर रहा है, तो हमें एडमिनिस्ट्रेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ पर्सनल्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेलीगेशंस ऑफ क्या करते हैं जी, वर्क करते हैं, अपने जूनियर्स को काम को क्या करते हैं, देते हैं और जूनियर उस काम को करेगा, उस काम को सीखेगा और वो जूनियर भी उस काम में धीरे धीरे क्या हो जाएगा जी, एक्सपर्ट हो जाएगा। उस जूनियर्स का भी पर्सनल ग्रोथ होता है। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हुआ कि हम लोग जो है कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता है, कोई भी काम छूटता नहीं है, मेन मटेरियल्स और मशीन का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाती है, राइट। उसके बाद मैंने बोला अडॉप्शन टू चेंजेस, आप आसानी से चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉय क्विट करके जाता है, कोई भी एम्प्लॉय रिटायर होता है तो आसानी से उस जॉब पे किसी अदर पर्सन को ला करके आसानी से काम करवाया जा सकता है। ये बेनिफिट है स्पेशलाइजेशंस का, राइट। चलो अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक जो है फॉर्मल है और एक जो है इनफॉर्मल। अगर मैं फॉर्मल की बात, तो फॉर्मल क्या है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन खुद क्रिएट करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन डिलिबरेटली क्रिएट करता है, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, फॉर्मल। और जो डिलिबरेटली क्रिएट नहीं होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। समझ में आ रही बात, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है जी, हो जाता है, वॉलंटरी होता है, ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कुछ बेसिस की वजह से, जो मैं बताऊंगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह का होता है बच्चा, एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। हम लोग यहाँ पे फॉर्मल के बारे में बात करते हैं। अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, मैंने कहा ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर डेलिबरेटली प्लान, डेलिबरेटली क्रिएटेड, इसको बनाया जाता है, राइट, बाय द टॉप मैनेजमेंट टू अचीव द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। वो ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की को बनाया जाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके जी, आसानी से अचीव कर सके। समझ में आ रही बात। थ्रू द नेटवर्क ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप, मैंने कहा ना, सीनियर्स, जूनियर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्रिएट किया जाता है डिलिबरेटली
ताकि जो है एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी क्या की जा सके, फिक्स की जा सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको सही टाइम पे हम क्या कर सके जी, फुलफिल कर सके, राइट। तो इसके लिए ये सारे काम करने के लिए एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला जो लोग होते हैं वो अक्सर जो होते हैं टॉप लेवल के लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोग होते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं जी, डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं, राइट। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या फीचर्स है? सबसे पहला मैंने कहा इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसको डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर क्रिएट करती है, मतलब खुद से क्रिएट करती है, राइट। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसका है रिजल्ट इनटू द क्रिएशन ऑफ अ स्केलर चेन। जैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है एक स्केलर चेन बन जाता है, इसकी वजह से एक स्केलर चेन बन जाता है और है एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन द वर्क दैन सोशल नीड्स। यहाँ पे सोशल नीड्स की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क। मेन जो फोकस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव, राइट। उसके बाद बात करते हैं असाइन अ स्पेसिफिक जॉब टू इंडिविजुअल एंड फिक्स अथॉरिटी। हम लोग हर इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक जॉब असाइन करते हैं और फिर हम उस जॉब के लिए उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी क्या करते हैं जी, फिक्स करते हैं, उनको उस जॉब के लिए अथॉरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। मोटिव्स टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। आइए इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है हमारे पास एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या होगा, इसको एडवांटेज को भी पढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग बात करते, ध्यान दीजिएगा एडवांटेज में क्या है, अवॉइडिंग डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट्स। जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं यहां पे आपका जो वर्क है क्लियरली डिफाइन होता है, इसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। दूसरा क्या है, आप आसानी से रिस्पांसिबिलिटी क्या कर सकते हैं जी, उनकी फिक्स कर सकते हैं। अगर आपने किसी पर्सन को मार्केटिंग का जिम्मा दिया है तो अगर मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो पर्सन जो है जिसको जिम्मा दिया गया है, जो पर्सन जिसको वो असाइन किया गया है काम, वो उस काम के लिए क्या होगा जी, रिस्पांसिबल होगा, राइट। इसका मतलब ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आसानी से उस पर्सन को जिसको असाइन किया गया है उस काम के लिए उसका हम लोग रिस्पांसिबिलिटी क्या कर सकते हैं जी, फिक्स कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एस्टैब्लिश यूनिटी ऑफ कमांड। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हो यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक सबऑर्डिनेट जो है अपने एक बॉस से ही ऑर्डर रिसीव करे। अगर एक सबऑर्डिनेट का 4 बॉस बना दीजिएगा तो वो कंफ्यूज कर जाएगा और शायद वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक सबऑर्डिनेट का जो बॉस होगा वो कौन होगा, एक ही होगा। एक सबऑर्डिनेट का 4 बॉस नहीं होगा, राइट। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, हम आसानी से गोल को क्या कर पाते हैं जी, कंप्लीट कर पाते हैं, उसको फाइनलाइज कर पाते हैं, राइट। उसके बाद करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है अनस्टेबल नहीं रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ हायरार्की बना हुआ है, चेन बना हुआ है, काम करने का अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, सारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है। इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है जी, स्टेबल रहता है, अनस्टेबल नहीं होता है। चलिए इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। आइए सबसे पहली बात अवॉइडिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं ईच मेंबर नो देयर ड्यूटीज व्हिच आर क्लियरली स्पेसिफाइड। सारे मेंबर्स अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होता, क्लियरली स्पेसिफाइड होता कि उनको करना क्या। अगर मेरे को सेल्स प्रमोशन का काम दिया गया है तो मैं जाकर के प्रोडक्शन का काम नहीं करूं, या जिसको प्रोडक्शन का काम दिया गया है वो सेल्स प्रमोशन का काम नहीं करेगा। वो प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन वाले का है, सेल्स प्रमोशन का काम सेल्स प्रमोशन वाले का है। इससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन वाला भी प्रोडक्शन का काम करके चला आया, मैं गया मैं भी काम करके चला आया, कोई तीसरा आया तीसरा भी करके चला गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर पर्सन का अपना अपना काम जो है क्लियरली क्या है जी, डिफाइन है, क्लियरली जो है वो क्या है, मेंशन। क्लियर है पॉइंट। आगे देखिए रिस्पांसिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड। जब आप किसी पर्सन को वर्क असाइन कर रहे, अगर उनको अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे तो आप उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी क्या करते हैं जी, फिक्स करते हैं। मैंने कहा ना, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई
और प्रोडक्शन हेड किसी को बनाया होगा, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हुई और प्रोडक्शन हेड मैंने किसी को बनाया हुआ है, तो वो प्रोडक्शन हेड जो होगा उस काम में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, उनको बुलाएंगे और पूछेंगे कि आखिरकार वो काम में गड़बड़ी क्यों हुई, ताकि हम वहां पे कह सकते हैं कि आप उस पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। ड्यू टू वेल एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कैन बी फिक्स्ड। अगर वो काम में गड़बड़ी हुई है तो उस पर्सन को बुला करके उसको डांट लगा सकते हैं, उसको झाड़ लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब आगे देखिए, फिर एस्टैब्लिश यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में मैं बार बार कहता हूं, अगर चेन ऑफ कमांड मेंटेन होगा, किससे ऑर्डर रिसीव करना है, किसको ऑर्डर देना है, ये कुछ पता होगा, वहां पे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस हो, और इसीलिए वहां पे आप यूनिटी ऑफ कमांड को भी क्या कर पाएंगे जी, आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हो कि अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कंफ्यूजन होता है, एक दूसरे जो सीनियर्स है उनमें झगड़ा हो जाता है, सब में क्लासेस हो जाते हैं, समझ में आ रही बात, ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसे कई प्रॉब्लम्स अराइज होती है। वो प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी कब, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को वेल ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, उसकी ऑर्गेनाइजिंग करके रखेंगे, सारे का वर्क रिलेशनशिप क्या करके रखेंगे जी, एस्टैब्लिश करके रखेंगे कि उसको कौन काम करना है एस्टैब्लिश करके रखेंगे, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, इस बात को क्लियरली क्या करके रखेंगे, डिफाइन करके रखेंगे। होप सो ये समझ में आ रहा हो। आगे बात करते हैं, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो किस लिए काम करता है, वो आपके गोल को अचीव के लिए काम करता है। बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर वेयर ईच एम्प्लॉय नो देयर रोल। अब स्ट्रक्चर आपने प्रोवाइड कर दिया है तो हर एक एम्प्लॉय को उसका अपना रोल पता है, और वो सारे लोग अपना अपना रोल अगर कर देंगे तो शायद हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी क्या हो जाएगा जी, अचीव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आगे बात करते हैं, स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी by well defined job and ensure growth and survival। अगर जॉब जो है वेल डिफाइंड है, वो काम जो है उस पर्सन को करना है, वहां पे उसका प्रमोशन भी होगा, वहां पे ग्रोथ भी होगा, राइट, ग्रोथ भी आसानी से कर पाएगा वो पर्सन, साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी आसानी से क्या कर पाएगा जी, सरवाइव कर पाएगा, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन वेल एस्टैब्लिश रहेगा। अब सोचिए, ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे, कियोस्क का सिचुएशन रहेगा, कौन क्या काम कर रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो शायद आपका ग्रोथ ना हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं बन सके। इसीलिए जब ऑर्गेनाइजिंग कर देते हैं, सबको पता होता है कौन कौन सा काम करना है, किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, किसको क्या अथॉरिटी दी गई है, सब कुछ वेल डिफाइंड, वेल मेंशन, वेल रिटेन है, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वाइवल और ग्रोथ का चांसेस जो है वो क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? होप सो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। तो हमने एडवांटेज जो है, सारे एडवांटेज जो है हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अवॉइडिंग डुप्लीकेशंस का, रिस्पांसिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड, एस्टैब्लिश यूनिटी ऑफ कमांड, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो है अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज। अब भाई साहब क्या है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। अब फायदे की तो बात हम लोगों ने कर ली, अब नुकसान की भी बात कर लेते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से नुकसान क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है कि टैलेंट एंड क्रिएटिविटी जो है रिड्यूस हो जाती है। टैलेंट एंड क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस होती है? ऑफ वर्कर्स इन रिड्यूस ड्यू टू रिजिड पॉलिसीज। अब जब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना तो हम लोग एक रिजिड पॉलिसी बना लेते हैं कि आपको यही काम करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। अगर मुझे मान लो कि मेरे को मार्केटिंग के अंदर डाल दिया गया और मुझे प्रोडक्शंस में भी मेरी कुछ क्रिएटिविटी है, प्रोडक्शंस में भी मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता हूं, अब वो आप नहीं दिखा पाएंगे। वो जो है आप सिर्फ उसी काम के प्रति क्या हो जाएंगे जी, सीमित हो जाएंगे, लिमिट हो जाएगा आपका, आप सिर्फ उसी जॉब को करेंगे और अदर कोई भी जॉब परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपको जॉब मिल गया है पर्सनल सेलिंग का तो सिर्फ आप पर्सनल सेलिंग वाले ही काम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपके उसके बाद आपको प्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, एचआर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अगर आपके पास है इन सब सारे जो है चीजें का, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास क्रिएटिविटी है, तब भी जो है वो काम आपको नहीं दिया जाएगा और आप उस काम को नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं
कि कभी कभी ये होता है कि जो वर्कर कुछ ज्यादा कुछ कर सकता है, जो एम्प्लॉय कुछ और ज्यादा कर सकता है, जिसको हम लोग जॉब इनरिचमेंट भी कर सकता है, लेकिन उस पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, कन्फाइन कर देते हैं, एक ही पार्टिकुलर जॉब पे बांध के रख देते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है। पहला नुकसान। दूसरा, डू नॉट अलाउड डेविएशंस ड्यू टू फिक्स्ड रूल ऑफ असाइन ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय जो है ना, यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी डेविएशन नहीं हो सकता, कोई भी इधर का उधर नहीं जा सकता। एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर काम करना है। इसका मतलब जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो अपने आप में क्या हो गए जी, रिजिड हो गए, अपने आप में क्या हो गए, रिजिड हो गए। जो उनको रिस्पांसिबिलिटी मिला है उसी रोल को करेंगे, उसी रिस्पांसिबिलिटी को करेंगे, उसी काम को करेंगे। तो ये भी नुकसान है कि एक रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, डेविएशन जो है अलाउड नहीं होता है। ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ये भी अपने आप में क्या है जी, एक इम्बैलेंस है, राइट। आगे बात करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये क्या है? लीव गैप्स बिटवीन पर्सन इशूइंग ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेट्स फॉलो ऑर्डर्स। यहां पे क्या है कि दो पर्सन अगर काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वर्क नहीं करता है, कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पे वर्क नहीं करता है। यहाँ पे जो करेगा वो क्या है, आप हमारे बॉस हैं, आप हमको ऑर्डर देंगे और जो ऑर्डर देंगे वो मुझे करना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके अलावा आपसे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश नहीं। यहाँ पे काम की बात की जाए, सिर्फ काम काम से मतलब है। आप बॉस है, मेरे को ऑर्डर दिया, मैंने किया, दैट्स इट। मैं किसी का बॉस हूं, मैंने किसी को ऑर्डर दिया, उसने मेरे काम को कंप्लीट किया, दैट्स इट। मतलब काम की बात होगी और कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं। फिर है जी प्रोसीजरल डीलिंग। अब यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो है हर चीज को प्रोसीजर्स के अंदर करना पड़ेगा। इंक्रीज द टाइम टेकन फॉर द अर्जेंट डिसीजन मेकिंग। हर कोई चीज करने के लिए प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करने पड़ेगा, आपको एक एक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा, आपको चेन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हायरार्की को, आप चेन को फॉलो कर रहे हैं, इससे ये होगा कि कभी कभी अर्जेंट डिसीजन जब लेना होगा तो वहां पे आप डिले हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए इनफॉर्मल है तो वहां पे आप क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मल के अंदर आपको अपने सीनियर से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो अपने सीनियर से कंसल्ट करेगा और इस पूरे प्रोसेस में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए यहाँ पे आपके डिसीजंस लेने में क्या हो सकता है जी, डिले हो सकता है, राइट। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है ना, उसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। आज जो टॉपिक है हम लोग फॉर्मल तक ही रखते हैं। फॉर्मल का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके जो फीचर्स हैं हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजिंग के क्या फायदे हैं वो भी हम लोगों ने कर लिया है, ऑर्गेनाइजिंग के क्या प्रोसेस है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का क्लासेस जो है हम लोग इतना ही रखते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, और एडुग्राम के इंस्टा और फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच, आज के इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।